Now the third function is polynomial function. पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है? पॉलिनोमियल एक्चुअली में इस तरीके का रिप्रेजेंट करता है कि f of x is a0 plus a1 x power 1 plus even you can write x power 0 plus a2 x power 2 plus a3 x power 3 plus up to an x power n. ठीक है, an x power n तक. अब इसको एज अ फंक्शन कैसे समझेंगे? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें आ जाता है, लीनियर पार्ट भी है इसमें, ये कांस्टेंट पार्ट है कि नहीं? कांस्टेंट, ये लीनियर पार्ट है, ये क्या है? क्वाड्रेटिक, ये क्या है? क्यूबिक. ठीक है, ऐसे ही करके आगे बढ़ता रहता है ये पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे जनरली एक रिप्रेजेंटेशन है कि हम किसी पॉलिनोमियल को किस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे सारे पावर्स दिए हुए हैं, x पावर 0 यानी कांस्टेंट से लेकर के x पावर n तक कहीं भी हो जाए, तो ये एक फंक्शन होता है. अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं. एक और चीज़ इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? a0, a1, a2, an, ये सब क्या होते हैं? एक रियल नंबर होते हैं. ठीक, n जो है ना वो इंटीजर होता है बेसिकली. n इंटीजर होता है तो क्या यहाँ पे n की वैल्यू -1 हो सकती है? यानी कुछ ऐसा आपके पास पॉलिनोमियल हो सकता है क्या? y इज इक्वल्स टू x पावर माइनस दिस थिंग? नहीं, इस तरीके का नहीं हो सकता. ठीक है, वरना ये कैसा बन जाएगा? x क्यूब y इज 1, इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको कुछ तो और मॉडिफाई करते हैं. अब इंटीजर में क्या है कि एक तो ये z हो गया, तो z प्लस यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, और हम कुछ ऐसा करते हैं +0, यानी 0 भी आ सकता है. यानी यहाँ पे n जो है ना 0 हो गया, और आपका बाकी पॉजिटिव इंटीजर्स आपको दिख रहा है, यानी नेगेटिव इंटीजर यहाँ पे नहीं आता है. ठीक है, अब इसको एज अ फंक्शन आप कैसे समझेंगे? उम्मीद करते हैं आपने वो लिख लिया होगा वो पार्ट. तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमने लिया, जो कि जनरल फॉर्म के हिसाब से, जनरल फॉर्म जो मैंने आपको दिया था एक पॉलिनोमियल का, ठीक है, वो था a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x पावर 2 प्लस an x पावर n. ये बेसिकली कुछ शुरुआत में जो बच्चे देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये किस तरीके का चीज़ है, मगर ये बड़े आसानी से एक तरीके का ये स्टार्ट करता है. कांस्टेंट से शुरू होता है, लीनियर पे जाता है, क्वाड्रेटिक जाता है, x पावर 3 जाता है, x पावर 4 जाता है, यानी x का जितना भी पावर है यहाँ पे पॉसिबल हम लोग लिख सकते हैं. जनरल फॉर्म वही होता है ना, जनरल फॉर्म में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब हम लिख देते हैं. खैर, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को एज अ फंक्शन कैसे समझें? तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का आपने बनाया होगा x और y में 0 0 -1. x अगर -1 डालो तो y क्या आएगा? 1, और x अगर 1 डालो तो y 1 आएगा. इस तरीके से आपने ग्राफ बनाया होगा. तो यहाँ पे फंक्शन क्या होता है? x की एक वैल्यू पे y की एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए, या x की एक से ज़्यादा वैल्यू यानी 2 वैल्यू पे भी y की यूनिक वैल्यू होनी चाहिए. तो y की यूनिक वैल्यू की इंपॉर्टेंस है. तो कहीं पे भी आप ऐसा इस मेथड से भी देख सकते हो, कहीं भी 2 जगह क्रॉस नहीं हो रहा है. ये तो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस. ठीक है, तो मैंने एक सवाल पूछा था आपको पहले में ही, टेल मी सम वैल्यू ऑफ x फॉर विच y हैज़ 2 वैल्यू. जब आप ये सवाल करते हैं और इसका जवाब आता है कि नहीं है,
तो वो फंक्शन होता है, और इसका जवाब अगर आता है कि हाँ है तो वो होता है नॉट अ फंक्शन। तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, हाँ हेलो। हाँ, तो कभी भी हम किसी चीज़ को फंक्शन की बात जब हम करते हैं तो उसका डोमेन और रेंज की बात ज़रूर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में मैंने जनरल एग्जाम्पल नहीं लिया, दिस इज़ नॉट अ जनरल एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के लिए मैं डोमेन और रेंज लिखूंगा। मैंने इससे पहले वाले भी लेक्चर में डोमेन और रेंज के बारे में इसका बात किया था। डोमेन क्या होता है? जो भी पॉसिबल वैल्यू जो x कंटेन कर सकता है, इस x में डाला जा सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ इसके अंदर आप पुट कर सकते हैं? सारी वैल्यूज़, यानी सारे रियल नंबर आप पुट कर सकते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो सब आप पुट कर सकते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों। तो व्हाट इज़ रियल नंबर, एक सवाल था, व्हाट इज़ रियल नंबर। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है जो आप छोटी भी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर टुगेदर नोन एज रियल नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो जो रियल नहीं होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और a+ib के फॉर्म में होता है। यानी कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब बात आती है तो रूट के अंदर अगर माइनस समथिंग आ गया, रूट के अंदर अगर नेगेटिविटी आ गई, तब वो कॉम्प्लेक्स नंबर को जन्म देता है। तो डोमेन जो है ना वो हो जाएगा R। रेंज क्या होगा? रेंज हमने बात किया था इस फंक्शन के बारे में ऑलरेडी कि y क्या दे सकता है इसके ऊपर। क्या y नेगेटिव नंबर दे सकता है? कोई चीज़ जिसका काम ही है, जिस फंक्शन का काम ही है स्क्वायर करके देना। ठीक है, आप कोई भी नंबर डालो उसका स्क्वायर निकल के आएगा, वो फंक्शन क्या नेगेटिव दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कुछ ऐसा करें कि रियल नंबर में से नेगेटिविटी माइनस कर दे, या फिर और कोई तरीका। तो मैं ऐसा करता हूँ कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये हो गया डोमेन। और एक और चीज़ y क्या है? तो y बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, ये एक तरीका हो गया रेंज पता करने के लिए। तो डोमेन और रेंज ये हो गया आपका। बट एक सवाल उठता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन में इन जनरल y इज इक्वल्स टू x³ भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसका ग्राफ हम देखते हैं। y इज इक्वल्स टू x³ में एक खास बात क्या होगी जो y इज इक्वल्स टू x² में नहीं होता है? वो ये होगा कि x की पावर अगर इवन होती है तो हमको नेगेटिविटी की चिंता नहीं होती, यानी y नेगेटिव तो नहीं होगा, ये मुझे क्लियर हो जाता है। तो रेंज की चिंता मुझे नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे y जो है ना वो क्या होना चाहिए? y नेगेटिव भी हो सकता है यहाँ पे, और x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम ग्राफ बनाए x और y का लेकर के 0 0 कर दें, x is equals to 0, y is equals to 0. What does this mean? This means that it passes through origin. Passes through origin. यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। कुछ क्या होता है कि कभी किसी चीज़ को सॉल्व करना हो ना तो कलेक्शन आपके पास होना चाहिए चीज़ों का, आपके अंदर एक कलेक्शन होना चाहिए। तो मेरे पास एक चीज़ कलेक्ट हो गया, चलो ओरिजिन से तो पास कर रहा है। आप बोलिएगा यार हर कुछ तो ओरिजिन से पास करता है, नहीं, हर कुछ नहीं करता है। y इज इक्वल्स टू 1/x पास करता है ओरिजिन से, y इज इक्वल्स टू e⁻x पास करता है ओरिजिन से, नहीं करता है। y इज इक्वल्स टू e⁻−x ऑफ कोर्स वो भी नहीं पास करता है ओरिजिन से। वो व्हाट डज दिस मीन कि ओरिजिन से पास कर रहा है? यानी वो ग्राफ का लाइन जो होता है ना जो हम बना रहे हैं तो वो टच ज़रूर करेगा ओरिजिन को, दैट मीन्स। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो आप कर्व बनाते हैं दैट कर्व विल टच इट, और यू कैन से दैट द कर्व विल touch the origin. Okay, the curve will touch the origin. अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर ये सब क्या बात बता रहे हो आप,
एकदम ही आसान सी चीज़ और काफ़ी ट्रिवियल चीज़ें नहीं, एक्चुअली ये हर बच्चे के लिए है ये कोर्स मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स। तो इसमें हम सारी चीज़ें बता देते हैं, जो जो प्रॉब्लम हमने देखी है या मैंने फेस की है या फिर किसी के अंदर देखी है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो जाना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा नॉलेज का कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब के बारे में बात करें। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन में दो चीज़ हो सकती है। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल सकते हैं, या इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला कांस्टेंट है, इसमें तीन ही चीज़ तो है इसके अंदर, पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कांस्टेंट टर्म आता है मेरे पास, ठीक है। और क्या आता है आपका, जनरली क्या होगा, n जो है ना, जो हमने बताया है वो क्या होता है, जनरली 2n हो सकता है। ये n क्या है, n इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0, ठीक है। यानी n जो है ना 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, n 2n+1 हो सकता है। जब आप 2n+1 ये सब चीज़ें जो है ना, इस तरीके का 2n और 2n+1 ये सब चीज़ें जो है ना यूज़ की जाती है इवन और ऑड के लिए, और ये यूनिवर्सल है ये चीज़ें। जब आप कहते हैं कि इन जनरल कि ये इवन नंबर के बारे में या ऑड नंबर के बारे में, तो आप हमेशा क्या करते हैं कि इस तरीके से लिख देते हैं 2n+1। क्यों? क्योंकि आप n की वैल्यू 0 डाल दो, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू 0 डाल दूँ तो 1 आ जाएगा। तो क्या क्या आ सकता है पॉसिबल, यहाँ n की वैल्यू 0 अगर डाल दिया तो 0 भी आ जाएगा, वो कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया नहीं, ठीक है। n इन इंटीजर सिर्फ अगर मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, तो मैं एकदम बढ़िया से अगर डिफाइन करूँ तो n इज z+, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज 0 डाल दो तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करते हुए बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्यों ना मैं इन तीनों चीज़ों को एक कंबाइंड वे में पढूं, मैं क्यों इतनी सारे चीज़ों का x² का भी बनाऊँ, x⁴ का भी बनाऊँ और x⁴ का भी बनाऊँ, क्यों ना इन जनरल एक बात कही जाए। तो इन जनरल कैसे बात कही जाएगी, हमने कांस्टेंट फंक्शन में कांस्टेंट वाली बात कही थी, इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का, ये हो गया y और ये हो गया x, ठीक है। अब इसकी बात करना है, n इज इक्वल्स टू 2n। तो जनरली जो है ना इसका ग्राफ अगर 2n रहेगा ना तो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। और अगर आप पावर को बढ़ाते रहते हो यानी 2, ये जनरली क्या होता है, ये चीज़ फ्लैट होती रहती है और ये चीज़ सीधी होती रहती है, ठीक है, इस तरीके से। यानी आप अगर किसी कंप्यूटर पे या ग्राफर ऐप पे आप n की वैल्यू इसमें n की वैल्यू अगर आप डाल दोगे 16, तो क्या हो जाएगा, x⁴32 का ग्राफ देखोगे तो थोड़ा ऐसा रहेगा, x⁴16 का ग्राफ देखोगे तो थोड़ा ऐसा रहेगा। तो यानी इन जनरल आपको मैं x⁴ इवन नंबर का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ये क्या है, x⁴0 कांस्टेंट का ग्राफ बना रहा हूँ। और ये क्या है, x⁴ ऑड का जनरली जितना भी ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है। और ये जो है ना चीज़ें इस तरीके से चेंज होती रहती है, इसी तरीके का जनरली नेचर शो करता है। चाहे आप x⁴33 का देखो, x⁴99 का देखो, x⁴47 का देखो, इसी तरीके का एक नेचर शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब x³ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तीन चीज़ हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए। तो जब आप क्या क्या डालेंगे, इट विल पास थ्रू ओरिजिन, ये तो बात हो गई, पास थ्रू ओरिजिन, ये तो बात हो चुकी है। फिर नेक्स्ट क्या है, आप -1 डालो, आसान नंबर से आप डालेंगे। -1 डालो तो -1 आएगा, x में अगर आप -2 डालो तो -8 आएगा, ठीक है। और क्या नंबर से डालूं, x में अगर 2 डालोगे तो 8 आएगा, राइट। और -3 डालोगे तो 27 आएगा, और 3 डालोगे तो 27 आएगा, -27 आएगा एंड 27 आएगा, ठीक है। तो जब आप ग्राफ प्लॉट कीजिएगा इस तरीके से, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। एक तो आपको पॉइंट मिल गया मुझे 0,0, ये मुझे पॉइंट मिल गया, ठीक है।
अब जो है ना, एक मुझे -1 पे मुझे -1 मिल रहा है, एक ये पॉइंट मिल रहा है। फिर क्या है, 1 पे मुझे 1 मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे, ठीक है। फिर जब आप 2 की बात करोगे तो 2 की 8 मिलेगा, ठीक है, 2 8 मिलेगा, ठीक है, 2 8 मिल रहा है। फिर यहाँ पे आप 2 की बात करोगे, -2 की, तो आपको -8 मिल रहा है, जो कि कुछ यहाँ पे है। तो जब आप ग्राफ को इस तरीके से बनाओगे तो इस तरीके का कर्व आ रहा है आपको, बहुत सुंदर सा कर्व आ रहा है आपके पास, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट मेथड इसलिए यूज़ किया ताकि एक अंडरस्टैंडिंग आपको पैदा हो जाए, क्योंकि आप इनिशियलाइजेशन में हैं, आप 11th-12th में हैं, और इस कोर्स के लिए ये उचित रहेगा कि हम इस तरीके से बातें करें, ताकि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो कि किस तरह से ग्राफ जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। यानी एक चीज़ मुझे पता चल गई कि यार थोड़ा सा भी मैं आगे बढ़ूं तो ये काफ़ी आगे बढ़ जाता है। ये पॉइंट नोटेड है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, x कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो y बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। यानी यही मतलब हुआ है इस चीज़ का कि x थोड़ा सा इंक्रीज करेगा अपने आप को तो y जो है ना पावर 3 करके इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये बात तो हो गई इसकी। तो इस ग्राफ के अंदर में आप एक और चीज़ देख लें कि ये फंक्शन है, बिल्कुल फंक्शन है। कहीं पे भी आप देखें तो x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आपको मिलेगी, कहीं पे भी x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी S टाइप कर्व नहीं है, C टाइप कर्व नहीं है, इस तरीके का कर्व नहीं है। अगर आपको पता होना चाहिए लेक्चर ये देखने के बाद कि C टाइप कर्व इज़ नॉट अ फंक्शन, S टाइप कर्व इज़ नॉट अ फंक्शन, इस तरीके का कर्व जो होता है डबलिंग आ जाता है यहाँ पे, तो वहाँ पे कर्व वो फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही आपको समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ फंक्शन। अच्छा, डोमेन और रेंज की बात करता हूँ। डोमेन, तो डोमेन क्या होगा इसका? डोमेन मतलब x में आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो x में आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, नेगेटिविटी भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी भी हम पुट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी भी हम पुट कर सकते हैं। तो डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा, यानी कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर सब होगा। रेंज क्या होगा इसका? रेंज क्या होगा? तो रेंज को समझने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि इसमें नेगेटिव y नेगेटिव भी हो सकता है, एक आर्गुमेंट हो गया हमारा। x² y इक्वल्स टू x² में y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो खुद ही स्क्वायर कर रहा है किसी चीज़ों को। रेंज में क्या होगा? ये भी ऑल रियल नंबर होगा। तो ये हमने अभी तक कांस्टेंट के लिए यानी y इज इक्वल्स टू c के लिए ग्राफ देखा। देन मैंने y इज इक्वल्स टू x² के लिए ग्राफ देखा। देन y इज इक्वल्स टू x³ के लिए ग्राफ देखा। तो मैंने ये कहा रीजनिंग में कि y इज इक्वल्स टू x² नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी y जो है ना कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बट मैं आपको एक इक्वेशन अगर दूं कि y इज इक्वल्स टू 1 - x², ठीक है, तो ये फंक्शन जो है ये बेसिकली पावर 2 वाली फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर टर्म आता है इसमें। तो इस फंक्शन में अगर आप x की वैल्यू 2 डाल दें तो y क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए हम इन जनरल इवन पावर्स के लिए नहीं बोल सकते, यानी x पावर अगर इवन हो तो ग्राफ कैसा दिखेगा ये हम तब कह सकते हैं जब और सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म की बात हो। यानी अगर मैं सिर्फ x² की बात कर रहा हूँ, सिर्फ x पावर 4 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ x पावर 6, x पावर 8, x पावर 10 से लेकर के x पावर जितना भी इवन है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, पैराबोलिक दिखेगा वो। और मैंने बताया भी है कि उसका शेप जो है ना पैराबोला का शेप जो है इस तरीके से शुरू होगा x² के लिए, y इज इक्वल्स टू x², देन y इज इक्वल्स टू x पावर 4, देन y इज इक्वल्स टू x पावर 100, इस तरह दिखेगा ग्राफ, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 200, और थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं पहुंच पा रहा है, बट ये इसको दबा दीजिए और ट्रायंगल एकदम ही ऐसा दिखेगा जैसे कि रेक्टेंगल टाइप का है और ऊपर से खुला हुआ है।
इस तरीके रहेगा। लेकिन क्यूबिक का ग्राफ भी आप देखेंगे तो इस तरीके का, इन जनरल इस तरीके का रहता है क्यूबिक का ग्राफ। और y इज इक्वल्स टू एक्स के बारे में भी हम बातें कर चुके हैं, और मैंने ग्राफ भी बनाया है y इज इक्वल्स टू एक्स के लिए, ऑलरेडी हो चुका है किसमें, आइडेंटिटी फंक्शन में, और उसका हम डोमेन और रेंज भी डिस्कस कर चुके हैं। y इज इक्वल्स टू सी का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, इस तरीके का। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। y इज इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये सारे ग्राफ मैंने बता दिया है, और कर्व किस तरीके से चेंज होता है वो सब सारी चीज़ें बता दिया है। ये कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। ये आप सिर्फ और सिर्फ अगर एक क्वाड्रेटिक टर्म लेते हो, यानी x पावर 2 का टर्म लेते हो लेकर के x पावर 2n तक का टर्म अगर आप लेते हो तो इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, और x पावर 2n+1 तक का टर्म लेते हो तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और x पावर y इज इक्वल्स टू x यानी x पावर 1 का अगर आप लेते हो तो लीनियर बनता है। ये लीनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, ये क्यूबिक हो गया, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अंडर पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रैशनल फंक्शन के बारे में।